बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी कल सेकंड लेक्चर स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हमने पढ़ना है डोमेन आरजी को। इससे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन 3 डोमेन सिस्टम पढ़ के आए हैं, उसका इंट्रोडक्शन आज हमने शुरू करना है डोमेन आरजी। सबसे पहले देखें कि जो ये आरजी का वर्ड है ये एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड आर्चियोस से निकला है, जिसको अगर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बनता है एंशिएंट। एंशिएंट को उर्दू में हम कहते हैं पुराना। उर्दू में कहते हैं पुराना। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे पुरानी जो किस्म है उसमें इनका शुमार होता है, यानी कि इस कुर्रा अर्ज़, इस ज़मीन पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आए हैं उसमें से जो पहले, यानी कि जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म आए थे उनको नाम हम देते हैं आर्ची का। ठीक है, और इस डोमेन में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इस कुर्रा अर्ज़ पे, इस अर्थ पे सबसे पहले आए थे। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो किंगडम ओनेरा था ये उसके अंदर शामिल है, क्योंकि किंगडम ओनेरा की हमने पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि उसके अंदर से 2 डोमेन निकलती हैं, डोमेन आर्ची और डोमेन बैक्टीरिया। तो इसका मतलब दे आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। जी बिल्कुल, ये किंगडम मोनेरा में होते हैं। आपने किंगडम मोनेरा को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि किंगडम मोनेरा में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो अगर डोमेन आर्ची किंगडम मोनेरा में पाई जा रही है तो ये बात साबित करती है कि किंगडम जो ये डोमेन आर्ची है इसके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होंगे। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बात हुई कि अगर ये किंगडम ओनेरा में है तो किंगडम ओनेरा के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब होता है कि इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता, आप आसान अल्फाज में समझ लें। ठीक है, अच्छा इनके अगर साइज की बात करें ना, अगर इनके साइज की बात करें दे रेंज फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर। इनका साइज यानी कि सबसे छोटा जो इनका लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका साइज क्या है जी, 0.1, ये माइक्रोमीटर टू ओवर। इनका जो सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कितने माइक्रोमीटर का है, 15 माइक्रोमीटर, और ये इसका क्या बताया जा रहा है, डायमीटर। इसकी साइज की रेंज ये है, यानी कि जितने भी आर्ची होते हैं वो सारे के सारे इस रेंज में होते हैं, 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 15 माइक्रोमीटर तक, यानी कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, वो उसके बाद आपकी किताब कहती है सम एग्रीगेट्स अप टू 200 माइक्रोमीटर इन लेंथ। आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में एक टॉपिक कॉलोनी वाला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉलोनी बना के रहते हैं। तो ये जो आर्ची है ये क्या करते हैं, ये कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी, इसका एक आगे आपकी बुक ने वर्ड लिखा है कॉलोनाइज, यानी कि कॉलोनी बनाते हैं। इस तरह के कोई भी साइज के लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में एग्रीगेट करते हैं, यानी कि कोई छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में एग्रीगेट करके जुड़ के लंबी लंबी कॉलोनीज बनाते हैं जिनका साइज 200 माइक्रोमीटर तक भी जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं इनकी शेप की। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप्स किस तरह की हो सकती हैं। इसकी शेप हो सकती है जी स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल मतलब बॉल की तरह हो सकती है। ये रोड शेप हो सकती है, रोड शेप मतलब कि मटर के दाने की तरह। ये लोब्ड हो सकती है, ठीक है, किसी थैली की तरह, या रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं ये। ठीक है, ये सारी की सारी इसकी शेप हो सकती हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, रोड शेप भी हो सकते हैं, लॉफ्ट भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। अब इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इनकी अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। अच्छा, अभी तक ये जितनी भी मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई हैं ना, ये सारी की सारी हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। आपने जब अगर इसका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो आपने ऊपर हेडिंग देनी है प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद सब हेडिंग्स के अंदर आपने ये सारे के सारे इस तरह पॉइंट बना के लिख देने हैं। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे। अगर इसको आप पैराग्राफ बना के लिखेंगे तो आपको वही नंबर कम मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसी तरह पॉइंट बना के लिख देंगे तो वो एग्जामिनर को काफ़ी बड़ा भी लगेगा और ये आपके लिए आसान भी हो जाएगा याद करना भी,
और उसके अलावा आपको नंबर भी मैक्सिमम मिल सकते हैं इससे, ठीक है। चले, अच्छा ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 मेथड हैं। ये बाइनरी फिशन भी कर सकते हैं, मल्टीपल फिशन भी कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी कर सकते हैं और बडिंग भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। उसके बाद माइटोसिस और मियोसिस, ये भी 2 प्रोसेस होते हैं जिसके जरिए सेल डिवाइड करते हैं। इनके अंदर ये एब्सेंट होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस डू नॉट अक्कर इन आर्ची। आर्ची में मायोसिस और माइटोसिस नहीं होता, तो ये बात आपने याद रखनी है, ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपकी बुक ने टॉपिक दिया है वाई आर्ची आर यूनिक, हाउ आर आर्ची यूनिक, यानी कि ऐसी क्या वजह है कि ये किंगडम मोनेरा के अंदर हमें 2 डोमेन्स बनानी पड़ी हैं। किंगडम मोनेरा में इसको बैक्टीरिया से अलग करना पड़ा है, ये यानी कि ये आर्ची जो हमारे पास आर्ची डोमेन है ये बैक्टीरिया और यूकेरिया से कैसे डिफरेंट है, इन ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस आता है इसकी सेल मेम्ब्रेन का। देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन लिपिड विद ईथर लिंकेज बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। आपको पता है ईथर लिंकेज जो सा होता है, ईथर लिंकेज वो COC लिंकेज होता है, ठीक है। ये आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आए हैं फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक में। अब आपकी बुक देखें, आपकी बुक ने यहाँ पे ये एग्जांपल दी है, ये देखिए ज़रा, इसको हम देखते हैं जूम करके। ये एक आपको पता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाय लेयर होती है, ये लिपिड की लेयर है, ठीक है। इस लिपिड की लेयर के अंदर ये आप सॉरी ये है आपकी जो फैटी एसिड उसकी लेयर आ रही है, ये उसका कार्बन है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ये ईथर, ये वाला ईथर ये ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के जो अटैच है कि किसके जरिए अटैच हुए हैं, इसके सेंटर में एक लिंकेज बना है जिसको हम बोलते हैं ईथर लिंकेज, ठीक है। अगर आप देखें आपकी बुक के मुताबिक, ये देखिए मेम्ब्रेन लिपिड इन आर्ची, लेकिन आप यहाँ पे देखें ये बैक्टीरिया और यूकेरिया की सेल मेम्ब्रेन, यहाँ देखें मेम्ब्रेन लिपिड इन बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। अब ये इसकी फैटी एसिड है और ये इसका ग्लिसरॉल है, इसके दरमियान में जो ये चेन है इसको ईस्टर लिंकेज बोलते हैं। ईस्टर आपको पता है, इसका भी मैं आपको लिंकेज दिखाता हूँ। तो ये ही सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस ये है कि ये जो लिपिड होती है और ग्लिसरॉल होता है, इन दोनों के दरमियान में आर्ची में ईथर पाया जाता है, जबकि जो यूकेरिया और बैक्टीरिया है इसके अंदर ईस्टर पाया जाता है, ठीक है। एक और डिफरेंस होता है कि आर्ची के जो फैटी एसिड होते हैं ये ब्रांच्ड चेन होते हैं, जबकि बैक्टीरिया और यूकेरिया की अनब्रांच्ड चेन होती हैं। यही आपकी बुक भी कहती है, आपकी बुक कहती है कि देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन लिपिड, जी ये ले, देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन लिपिड विद ईथर लिंकेज, इसके दरमियान में कौन सा ये लिंकेज होता है, ईथर लिंकेज होता है बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अभी आपने देख लिया कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान में जो लिंकेज था वो ईथर लिंकेज था, यानी कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज था। बट बैक्टीरिया में क्या होता है, इसके दरमियान में ईस्टर लिंकेज पाया जाता है। अब ईस्टर लिंकेज क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, एक साइड पे R यानी कार्बन पाया जाता है, दूसरी साइड पे OR पाया जाता है। अभी आपको मैंने दिखाया है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये इसका है कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे R और यहाँ पे OR। यहाँ ये जो R है इसको हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं, ये आप केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं, ये आता है ना आपको, ठीक है। अच्छा जी, अभी एक और बात मैंने आपको बता दी जो आपकी किताब में लिखी थी, वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, कि जो हमारे पास आर्ची होता है उसके फैटी एसिड ब्रांच्ड होते हैं, जबकि बैक्टीरिया के फैटी एसिड अनब्रांच्ड होते हैं। अगली बात करते हैं सेल वॉल की। ये तो आपको पता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है भला, ये बनती है सेलुलोस और लिग्नन से, ऐसे ही है। इसी तरह फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से। लेकिन जो आर्ची है इसकी सेल वॉल ना ही पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी है, ना ही सेलुलोस से, ना लिग्निन से, ना काइटिन से। इसके अंदर अलग डिस्टिंक्ट बहुत डिफरेंट तरह के, सबसे अलग तरह के पॉलीसेक्राइड्स पाए जाते हैं। पॉलीसेक्राइड क्या होता है, आप पढ़ के आए हैं,
ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके अंदर शुगर, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, उसके अंदर ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये शुगर्स से, बहुत डिफरेंट तरह की पॉलीसैकेराइड्स से मिलके इसकी सेल वॉल बनी होती है, या बहुत कुछ ख़ास इसकी इकसाम होती हैं आर्ची की, जिसके अंदर जो इनकी सेल वॉल होती है वो एक ख़ास किस्म के कंपाउंड सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। ये डिफरेंस है इनकी सेल वॉल का। अब आपको पता चल गया कि बैक्टीरिया की सेल वॉल और इसकी सेल वॉल में ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक डिफरेंस। अच्छा जी, बैक्टीरिया, हमने इसको बैक्टीरिया से अलग क्यों किया? इसका बैक्टीरिया से जेनेटिक कोई रिलेशन है ही नहीं। बैक्टीरिया और इसके दरमियान में जेनेटिक्स का कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि अगर आपने कोई चेक करना हो कि कोई बहन भाई है तो आप उसका क्या करते हैं, डीएनए टेस्ट करते हैं, और उससे आपको पता चलता है कि इसके दरमियान में कोई जेनेटिक यानी कि मेकअप इसका जो सेम है। लेकिन बैक्टीरिया और आर्ची ये एक दूसरे के भाई नहीं है। क्यों? इनका जेनेटिक जो मेकअप है, दे हैव डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। इनका जेनेटिक मेकअप एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर एक का प्लस है तो दूसरे का माइनस है, इसी तरह बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। लेकिन जो आर्ची है इसका जेनेटिक मेकअप बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है जो यूकेरिया यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी इन किंगडम से, ठीक है। तो इसका बैक्टीरिया से जेनेटिक मेकअप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। आपको पता है, यानी मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि वो खाना कैसे हासिल करते हैं। आपको पता है बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म जो सा होता है, इसके अंदर बहुत से प्रोसेस होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फर्मेंटेशन होता है। ये सारे प्रोसेस आप कहीं ना कहीं पढ़ के आए हैं, ठीक है, कि जो बैक्टीरिया वो क्या किस तरह अपना जो है वो मेटाबॉलिज्म करता है। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, एक तो उसी तरह की फोटोसिंथेसिस होती है जो कि प्लांट्स के अंदर होती है। उसके बाद ये सल्फर फोटोसिंथेसिस भी होती है, ठीक है। उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर बैक्टीरिया का बहुत बड़ा हाथ है। आप नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर पढ़ के आए हैं कि सूडोमोनास जो होते हैं वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ये सारा का सारा इनका मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। और फर्मेंटेशन के अंदर आप पढ़ के आए कि जो दही वगैरह आप बनाते हैं या अल्कोहल जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है वो बैक्टीरिया की हेल्प से ही होती है। तो ये तीनों के तीनों प्रोसेस थे बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म की। आपकी बुक ने जो यूकेरिया है उसकी मेटाबॉलिज्म के भी प्रोसेस लिखे हैं, लेकिन मैं आपको अभी इधर नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको पता है कि एनिमल्स की मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, कि वो खाना खाते हैं, कुछ शिकार करते हैं, कुछ यानी कि इनकी आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में पता है। लेकिन आर्ची में आप देखें, इसके अंदर जो इसकी मेटाबॉलिज्म है ये सबसे डिफरेंट है। इसके मेटाबॉलिज्म एक इसके अंदर बहुत ही यूनिक मेटाबॉलिक प्रोसेस पाया जाता है जिसको बोलते हैं मिथेनोजेनेसिस। अच्छा, ये ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर मीथेन प्रोड्यूस होती है। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मीथेन गैस, आपको पता है इसके अंदर मीथेन गैस जिसका फार्मूला होता है CH4, ये गैस प्रोड्यूस होती है जब ये मेटाबॉलिज्म करते हैं। आपको पता है जब फोटोसिंथेसिस होती है इसके नतीजे में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर होती है हमारे पास नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स वगैरह, ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक हो गया। फर्मेंटेशन में भी अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी गैस रिलीज होगी? मीथेन गैस रिलीज होगी। इसी वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं मिथेनोजेनेसिस, कि ऐसा प्रोसेस कि इसके अंदर आप मेटाबॉलिज्म भी करें और नतीजे में मीथेन गैस भी प्रोड्यूस हो, ठीक है। ये था इसके जो टॉपिक था कि हाउ आर आर्ची यूनिक, के आर्ची यूनिक ग्रुप क्यों है। अच्छा, इसके बाद इसके कुछ मेजर ग्रुप्स हैं जिसको हम नाम लेके डिस्कस कर लेते हैं। आपकी किताब ने इनके बारे में बताया है। सबसे पहला ग्रुप है मिथेनोजेंस, यानी कि वो वाले आर्ची जो कि ये वाला प्रोसेस मिथेनोजेनेसिस करते हैं और अपने अंदर मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि ये खास ग्रुप है जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस, ये खास ग्रुप है। उसके बाद हेलोबैक्टीरिया, ऐसे आर्ची, अब इसका नाम बैक्टीरिया है लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है, ये आर्ची है। ऐसे बैक्टीरिया जो कि किसमें, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत ही सलाइन एनवायरनमेंट में रहते हैं। सलाइन ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि आपकी ये जैसे कि ये समंदर वगैरह में नहीं रहते, ये रहते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है। उसके बाद या बल्कि आप समंदर वगैरह भी कर लेंगे, यानी कि ये समझे ऐसे आर्ची जो कि वाटर में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्मोकोकाई ऐसे जो कि बहुत ही ड्राई एरिया में रहते हैं, ठीक है। और ये है
थोर्मा आर्चियोटा, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि नाइट्रोजन साइकिल में शामिल होते हैं। ये इसके कुछ ख़ास ग्रुप्स थे। इसके अंदर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नेम एनी 3 या नेम 4 ग्रुप्स ऑफ आर्ची, तो आपने ये नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने आर्ची को डिस्कस किया कि डोमेन आर्ची क्या है, आखिर क्या वजह हुई कि इस डोमेन को हमने अलग कर दिया बैक्टीरिया से, क्या क्या डिफरेंस थे, क्या बैक्टीरिया इसके साथ जो है वो रिलेशनशिप बहुत डिफरेंस है। हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया और इसके दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं वो किस बेस पे होते हैं, इसकी सेल मेम्ब्रेन की वजह से, सेल वॉल भी इसकी डिफरेंट होती है, इसका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है, ये मेटाबॉलिज्म डिफरेंट तरीके से करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया है तो आप उसको कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद आने वाली अपडेट्स तक आप सबसे पहले रसाई हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा ख्याल।